डेट है आज 22 फरवरी 2023। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। उससे पहले कुछ ऐसे टॉपिक जो आपने कमेंट सेक्शन में पूछे थे। देखो, आपने इंडियन ओशियन डाइपोल के बारे में पूछा, उसके लिए लेक्चर बना हुआ है। ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो डिटेल में, उसमें एल नीनो, ला नीनो, इंडियन ओशियन डाइपोल सब मिल जाएगा आपको। एक पूछा था आपने रियल सेक्टर के बारे में और फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में, क्या होते हैं ये, और एक गवर्नमेंट सेक्टर। तो पहले बात कर लेते हैं गवर्नमेंट सेक्टर क्या होता है। देखो, गवर्नमेंट सेक्टर तो कोई भी गवर्नमेंट की कंपनी है, एजेंसी है, बैंक है, ये सब गवर्नमेंट सेक्टर ही है, ये तो आप जानते ही हैं। आते हैं फाइनेंशियल सेक्टर पे। फाइनेंशियल सेक्टर क्या है? फाइनेंशियल का मतलब होता है वित्तीय, यानी कि जिसमें कुछ पैसे का लेन देन हो, और पैसे का लेन देन कहाँ होता है? बैंक हो गया आपका, फाइनेंशियल सेक्टर में आते हैं। या आपके एनबीएफसी हो गई, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती हैं, ये आ गई। या आपके कोई इंश्योरेंस सेक्टर हो गया, इसमें भी तो आपसे पैसा लिया जाता है, आपको इसमें सर्विस प्रोवाइड की जाती है, बीमा किया जाता है, इंश्योरेंस सेक्टर, ये आ गया आपका फाइनेंशियल सेक्टर में। और देखो, एक होता है रियल सेक्टर। रियल सेक्टर, उससे पहले समझते हैं रियल एस्टेट के बारे में। रियल एस्टेट, भूमि, भवन, या आपके घर वगैरह, बिल्डिंग वगैरह बनाना, ये सब रियल सेक्टर में, रियल एस्टेट में आते हैं। रियल एस्टेट में तो ये रियल एस्टेट में भी कैसे काम करता है? ये कोई बिल्डर है, मान लो बिल्डर क्या करेगा, रेरा एक्ट के तहत, हमारे इंडिया में एक रेरा एक्ट बना हुआ है, RERA, रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट। इसके थ्रू एक अथॉरिटी भी बनी हुई है, रियल एस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी, जो इस जितने भी बिल्डर वगैरह हैं जो रियल एस्टेट में काम करते हैं, इस सेक्टर को ये रेगुलेट करती है, रियल एस्टेट सेक्टर को, रेरा अथॉरिटी जो है। तो कोई भी बिल्डर है, मान लो उसे कोई बिल्डिंग बनानी है, घर बना के देने हैं लोगों के लिए, तो वो पहले ना कुछ परसेंट तक लोगों से पैसा ले लेता पहले से ही, बिल्डिंग बनाने से पहले। अभी सिर्फ प्लान बना है, बिल्डिंग बनी नहीं है, तो लोगों से पैसा लेता, उससे बिल्डिंग बनाना शुरू कर देता है, फिर कुछ पैसे किस्त में लेता रहता है, इंस्टॉलमेंट में, और फिर बिल्डिंग को बना देता है, पूरी कंप्लीट कर देता है जितना वो टारगेट रखता है। अगर वो टारगेट के तहत नहीं करता है पूरा, तो पेनल्टी भी लग सकती है रेरा एक्ट के थ्रू। तो ये बिल्डिंग, भूमि, भवन, ये सब किस में आ गए? रियल एस्टेट सेक्टर में। इसमें भी तो पैसे का लेन देन हो रहा है। ये क्या है? बिल्डर पैसे ले रहे हैं लोगों से और फिर घर बना रहे हैं, तो ये भी किस सेक्टर में आता है? फाइनेंशियल सेक्टर में। तो ये सब आते हैं फाइनेंशियल सेक्टर में, वित्तीय सेक्टर में। अब आते हैं रियल सेक्टर पे। रियल सेक्टर क्या होता है? रियल सेक्टर एक तो नॉन फाइनेंशियल सेक्टर है, यानी कि इसमें कोई पैसे का लेन देन होता नहीं है। दूसरा, एक ये बात याद रखनी है इसमें, बिल्कुल सिंपल भाषा में समझेंगे रियल सेक्टर के बारे में, यानी कि ऐसा सेक्टर जिसमें लोगों की नीड्स और डिजायर सेटिस्फाई होती हों, यानी कि लोगों की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी होती हों इसमें। और दूसरा, ये एक ऐसा सेक्टर है जो प्रोडक्शन साइड में आता है। प्रोडक्शन साइड में आता है। प्रोडक्शन साइड का मतलब ये हो गया कि यानी कि ऐसा सेक्टर है जहाँ पे कुछ प्रोड्यूस किया जा रहा है, और जहाँ पे कुछ प्रोड्यूस किया जा रहा है, लेकिन जो ये प्रोडक्शन हो रही है ये आगे जाके हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करेगा, हमारी इकोनॉमी में, किसी कंट्री की इकोनॉमी में, किसी कंट्री की जीडीपी में ये आगे जाके सहायता करेगा। तो ऐसा सेक्टर आता है रियल सेक्टर में। जैसे देखो, एग्जांपल से समझते हैं। आपका आगे मान लो कोई किसान है, किसान अपने खेतों को काट रहा है, अपने खेतों को काट रहा है, तो उसकी नीड और डिजायर पूरी हो रही है। लेकिन जब खेत को काटा, क्रॉप प्रोड्यूस की, अब क्रॉप मान लो गेहूं है, चावल है, वो आगे जाके हमारी इंडस्ट्रीज में जाएंगी, आटा बनेगा, आटे से बहुत सारे ब्रेड वगैरह बनेंगे, चावल है, चावल से बहुत सारी इंडस्ट्रीज में काम आएगा, बहुत सारी डिश बनेंगी। तो ये सब क्या हमारी जीडीपी में आगे जाके कंट्रीब्यूशन करेगा। या मान लो आपका कोई मिल है, चीनी मिल है, शुगर मिल। शुगर मिल क्या है? ये गन्ने से गुड़ बनाती है, चीनी बनाती है, आगे जाके इनसे बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, आगे जाके जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करेगा। या आपका कोई और सेक्टर हो सकता है ऐसा, यानी कि मेनली इसमें ये आता है जो और इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल की तरह काम करे, ऐसे समझ सकते हो आप समझने के तौर पे। लेकिन ऐसा यानी कि प्रोडक्शन साइड पे ऐसा कोई भी मान लो उद्योग आता है इसमें, जो कि आपके आगे जाके जीडीपी में, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन करे, तो वो आ गया रियल सेक्टर। यानी कि वो ऐसा सेक्टर जिस पे जीडीपी बेस्ड है, यानी कि फर्स्ट स्टेज बोल सकते हो आप इसे, फर्स्ट स्टेज। तो ये सब इसमें आ गया आपका रियल सेक्टर में। इससे देखो, रियल सेक्टर के बारे में क्वेश्चन भी पूछा आपके 2022 के प्रीलिम्स के
पेपर में, तो प्रीलिम्स का पेपर आपने एनालिसिस किया होगा, वहाँ से आपने ये पढ़ा होगा रियल सेक्टर के बारे में। आते हैं अपने टॉपिक पे। फर्स्ट टॉपिक है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ बॉन्ड्स। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है मेनली। रिसेंटली न्यूज में इसलिए क्योंकि एक गवर्नमेंट कंपनी है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, NHPC, ये पानी से बिजली बनाती है। रिसेंटली इसने 996 करोड़ 996 करोड़ रुपए इसने रेज किए हैं। किसकी वजह से? प्राइवेट प्लेसमेंट की वजह से, यानी कि बॉन्ड्स के प्राइवेट प्लेसमेंट की वजह से, और नॉन कन्वर्टिबल बॉन्ड जारी किए हैं। तो पहले तो जानेंगे ये नॉन कन्वर्टिबल बॉन्ड क्या होते हैं, फिर जानेंगे प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे ये बॉन्ड जो जारी किए जाते हैं इनका क्या मतलब है। देखो बॉन्ड तो आप जानते हो, बॉन्ड कोई भी कागज़ है, इस कागज़ पे बॉन्ड लिखा है, कितने रुपीज़ का है, कितना रुपया का है, कितना मैच्योरिटी पीरियड है, 2 साल का 3 साल का है, कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ये सब कुछ लिखा होता है इस पर। वो हो गया बॉन्ड। किसने जारी किया है, किस कंपनी ने, गवर्नमेंट ने, किसका है, वो सब लिखा होता है। आजकल ऑनलाइन होते हैं ये सब कुछ, ऑनलाइन बेसिस पे, कोई कागज़ नहीं होता, ऑनलाइन आप खरीद सकते हो किसी एप्लीकेशन से, जैसे अप स्टॉक हो गई, एंजल वन हो गया, जीरोथा हो गई, बहुत सारी एप्लीकेशन है, ग्रो हो गई, इनसे आप खरीद सकते हो। बॉन्ड आप समझ गए। फिर नॉन कन्वर्टिबल बॉन्ड क्या हो गया? देखो कुछ ऐसे बॉन्ड होते हैं, अगर मान लो आगे जाके कस्टमर यानी कि इन्वेस्टर जो होते हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं, बॉन्ड खरीदते हैं, जो बॉन्ड खरीदेंगे, जैसे आम लोग जिन्होंने बॉन्ड खरीदा वो हो गए इन्वेस्टर, निवेशक, जिन्होंने पैसा निवेश किया किसी कंपनी का बॉन्ड खरीदने में, किसी गवर्नमेंट का बॉन्ड खरीदने में। तो जो भी इन्वेस्टर हैं उन्होंने बॉन्ड खरीदा, अगर उनके पास ऐसा ऑप्शन होगा कि आगे जाके ये बॉन्ड को अगर शेयर में कन्वर्ट कराना चाहें तो शेयर में कन्वर्ट करा सकते हैं, तो ये हो गया कन्वर्टिबल बॉन्ड। लेकिन अगर कन्वर्ट नहीं करा सकते शेयर में तो ये हो गया नॉन कन्वर्टिबल बॉन्ड। बस सिंपल सा है, यानी कि बॉन्ड को शेयर में कन्वर्ट नहीं कराया जा सकता, वो बॉन्ड ही रहेगा चाहे कैसी सिचुएशन आ जाए। तो ये हो गए नॉन कन्वर्टिबल बॉन्ड। तो फिर प्राइवेट प्लेसमेंट का क्या मतलब है? प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब ये हो गया कि देखो ये बॉन्ड है ना, ये इन्वेस्टर के लिए ओपन मार्केट में नहीं बेचे जाते, ओपन मार्केट में इशू नहीं किए जाते। इसका क्या करती है, कोई भी कंपनी है या गवर्नमेंट है, कोई भी, इनको क्या करती है, सिर्फ स्पेशल जो कस्टमर होते हैं, स्पेशल इन्वेस्टर, सिलेक्टेड इन्वेस्टर या इंस्टीट्यूशन होते हैं, उनके लिए ही जारी किए जाते हैं ये बॉन्ड, उनके लिए बेचे जाते हैं। और ये जनरली 50% से नीचे के लिए इशू किए जाते हैं, यानी कि 50 से कम लोग हों या इंस्टीट्यूशन हो वो ही खरीद सकें, उनके लिए ये इशू किए जाते हैं। तो इसलिए इनको बोलते हैं प्राइवेटली प्लेसमेंट ऑफ बॉन्ड्स, यानी कि कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए ही इशू किए जाते हैं। प्राइवेट वेल्थी इंडिविजुअल हो, यानी कि धनी लोग हों, एंटिटीज हों, म्यूचुअल फंड प्रोवाइडर हो, इंश्योरेंस कंपनी हो, बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, इनके लिए इशू किए जाते हैं। ओपन मार्केट में जैसे सारे लोग खरीद सकें, सारे लोग इन्हें नहीं खरीद सकते हैं, सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए इशू किए जाते हैं। तो पब्लिक ऑफरिंग जैसे होता है, उसमें क्या होता है, सारे मार्केट में कोई भी खरीद सकता है। और उनको क्या है, अगर मान लो कोई भी कंपनी है, जैसे अभी ये NHPC ने ये इशू किए हैं, अगर मान लो ओपन मार्केट में ये बॉन्ड इशू करती तो इसे सारा अपना इन्फॉर्मेशन पहले सेबी को देनी पड़ती, डॉक्यूमेंट्स, कितना वैल्यू रहेगी, कितने टाइम के लिए रहेंगे, क्या क्या आपकी कंडीशन है, ये सब सेबी को देना पड़ता है, डेटा डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। सेबी क्या आप जानते हो, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, 1992 में इसको एक्ट बना के स्टैच्यूटरी बॉडी बना दिया था। 1988 से काम कर रही है, जब स्टैच्यूटरी बॉडी नहीं थी तब बनाया था। 1992 में एक्ट पास करके इसको सांविधिक संस्था स्टैच्यूटरी बॉडी बना दिया था। स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट के रेगुलेशन बनाती है, रूल्स रेगुलेशन रेगुलेट करती है स्टॉक मार्केट को, जहाँ पे बॉन्ड शेयर खरीदे बेचे जाते हैं। तो सेबी को उसको डॉक्यूमेंट देना पड़ता है जब ये पब्लिक ऑफरिंग करती है कोई कंपनी। पब्लिक ऑफरिंग का मतलब जब ये पूरे सभी पब्लिक के लिए बॉन्ड जारी करती है। लेकिन इसमें प्राइवेट प्लेसमेंट में ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता, डॉक्यूमेंट वगैरह सेबी को नहीं देना पड़ता। और प्राइवेट प्लेसमेंट में ये भी है, इसमें क्या है, कोई भी जनरल अनाउंसमेंट भी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, सेमिनार या मीटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे पब्लिक ऑफरिंग में किया जाता है। पब्लिक ऑफरिंग का मतलब बॉन्ड सभी के लिए जब जारी किए जाते हैं, कोई आम पब्लिक भी खरीद सकती है, तो उसमें जैसे सेमिनार, एडवर्टाइजमेंट, मीटिंग करी जाती है, इसमें ऐसा कुछ नहीं किया जाता, करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे तो कंपनी कर सकती है, नहीं तो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका एडवांटेज क्या होता है, एडवांटेज यही होता है, एक तो देखो इसमें टाइम इफेक्टिव होता है, टाइम इफेक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव मेथड होता है फंड रेज करने के लिए। किसी कंपनी को फंड चाहिए तो वो ऐसे पर्सन के पास जाएगा ना जिसके पास ऑलरेडी वेल्थ है,
यानी कि जो धनी लोग हैं, कोई इंस्टीट्यूशन है खरीद सके, तो ऐसे इंडिविजुअल के लिए वो जारी करता है। लेकिन अगर ओपन मार्केट में करेगा, वही देखो इसमें टाइम भी लगेगा, पता नहीं कब किसका मन हो। मान लो मेरा मन है खरीदने का बॉन्ड, नहीं है मैं खरीदूँ ना खरीदूँ, कम खरीदूँ ज़्यादा खरीदूँ, तो इसमें टाइम इफेक्टिव भी है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है। इस वजह से इस प्राइवेट प्लेसमेंट को चूज किया जाता है कंपनी के द्वारा। नेक्स्ट ये है, इसमें देखो ये स्ट्रक्चर किया जाता है कि इंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर की नीड को फुलफिल किया जा सके। कोई इन्वेस्टर मान लो बॉन्ड खरीदना चाहता हो और उसकी ऐसी कंडीशन हो जल्दी से ऐसी कंपनी के बॉन्ड मिल जाए, तो उस इन्वेस्टर के लिए भी ये फायदेमंद का सौदा है। नेक्स्ट ये है कि ईजियर है, कि इसमें क्या है, जो सेबी को डॉक्यूमेंट वगैरह देने पड़ते हैं या मीटिंग अरेंजमेंट करानी पड़ती है, जनरल अनाउंसमेंट करनी पड़ती है, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है कि किस तरह के बॉन्ड होंगे, कितना मेच्योरिटी पीरियड, ये सब नहीं करना पड़ता है। और इंडिया में देखो प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए ही मेजॉरिटी ऑफ द कॉरपोरेट ने फंड रेज किए हैं। इस मेथड के जरिए ही जो कॉरपोरेट सेक्टर में आती हैं कंपनियां, उन्होंने मेजॉरिटी ऑफ कॉरपोरेट ने इसी मेथड के द्वारा फंड रेज किए हुए हैं, यानी कि पैसा इकट्ठा किया हुआ है। और इसके कोई रूल्स रेगुलेशन भी है क्या? देखो रूल्स हैं बिल्कुल, सेबी ने रेगुलेशन बनाई हुई हैं। सेबी ने, वही सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज रेगुलेशन 2008, इसके जरिए इनको रेगुलेट किया जाता है प्राइवेट प्लेसमेंट को। तो इनके लिए भी रूल्स बने हुए हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट टॉपिक है जादुई पिटारा। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी। एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक आता है जीएस पेपर 2 में, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी देखो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया, जादुई पिटारा। ये क्या है? देखो ये है, एक डिब्बा है जादुई पिटारा। ये डिब्बा स्कूलों में रखा रहेगा। छोटे जो बच्चे होते हैं 3 से 8 साल के बच्चे, उनके लिए एक तरह से ऐसा मेथड है कि वो एजुकेशन यानी कि शिक्षा एक मेथड से प्लेइंग के जरिए, खेल के जरिए सीख सकें। ऐसा नहीं है रोट लर्निंग हो, रट्टे रट्टे मारे किसी चीज़ के, ऐसा नहीं है। मगअप ना करना पड़े उन्हें। यानी कि जैसे अगर मान लो उन्हें बताना ए फॉर एप्पल, एप्पल दिखाओ भाई साहब उसे, ये है एप्पल, ये खाने के काम आता है सब कुछ, ऐसी एक्टिविटी के द्वारा, यानी कि एक्टिविटीज़ के थ्रू उन्हें कुछ सिखाया जाए। ये है क्या? जादुई पिटारा, जिसे मैजिक कलेक्शन भी बोल सकते हैं, जादुई पिटारा बोल सकते हो आप। तो प्ले बेस्ड लर्निंग सिखाई जाएगी इसमें। बहुत सारे मटेरियल होंगे जिनके जरिए उन्हें लर्निंग सिखाई जाएगी। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है जो हमारी 2020 की, उसके तहत इसको लॉन्च किया है। उसमें ही ऐसे मेथड थे कि बच्चों पे ध्यान दिया जाएगा कि उन्हें प्ले बेस्ड लर्निंग सिखाई जाए। ऐसा नहीं है सिर्फ वो रटें चीज़ों को। और इसका जो मोटो है वो है लर्निंग थ्रू प्ले, यानी कि खेल के जरिए सिखाना, खेल खेल में सिखा दिया जाएगा उन्हें। इसमें पिटारा जो है ये प्ले बुक भी होंगी, टॉय, खिलौने, पजल, पोस्टर, फ्लैश कार्ड, स्टोरी बुक, वर्कशीट होंगी इसमें। और इनमें उनकी लोकल कल्चर, सोशल कंटेक्स्ट, लैंग्वेज उनकी, ये सब कुछ उसमें होंगी। यानी कि कई सारी लैंग्वेज में ये लिखे हुए होंगे। और ये डिज़ाइन किया जा रहा ताकि जो बच्चों की क्यूरियोसिटी है फाउंडेशनल स्टेज पे वो बढ़े, यानी कि बच्चों की जिज्ञासा बढ़े कुछ जानने की फाउंडेशनल स्टेज पे। मतलब जो नींव रखी जा रही है उनकी, बच्चे अभी सीखना शुरू किए हैं और उन्हें रटना पड़े तो इंटरेस्ट बहुत सारे बच्चों का कम हो जाता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं रटने में माहिर होते हैं शुरू से, तो वो कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जिनको रटने की आदत नहीं होती, मान लो जिनको रटने की आदत नहीं होती नेचुरली, तो उनके लिए भारी काम होता है। तो बच्चों को फाउंडेशनल स्टेज पे ही क्यूरियोसिटी देना, एक तरह से जिज्ञासा पैदा करना उनमें। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के, उसी के अंदर ये था नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज। इसके ही गोल है ये कि ये जादुई पिटारा लॉन्च किया गया है। और ऐसा नहीं है ये सिर्फ ऑफलाइन यानी कि क्लासरूम में होगा, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी होगा। जैसे दीक्षा प्लेटफॉर्म है जो एक पोर्टल है, साइट है इंटरनेट पे, और मोबाइल एप्लीकेशन भी है दीक्षा प्लेटफॉर्म की, उस पे भी ये अवेलेबल होगा जादुई पिटारा। और ये 13 लैंग्वेज में अवेलेबल होगा ऑनलाइन, 13 इंडियन लैंग्वेज में। नेक्स्ट टॉपिक है फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी सिस्टम। ये क्या है? देखो ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है मेनली। ये एक लैंडिंग मॉडल है। लैंडिंग मॉडल का मतलब यानी कि बैंकिंग जब उधार देता है किसी को, कोई मान लो लैंड करता है किसी को उधार देता है, एक ऐसा मॉडल है लैंडिंग मॉडल। इसमें क्या होता है, फिनटेक और रेगुलेटेड एंटिटी के बीच में एक एग्रीमेंट होता है थर्ड पार्टी के लिए। फिनटेक कंपनी कौन सी होती है? फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी, यानी कि ऐसी फाइनेंशियल सेक्टर जो टेक्नोलॉजी इनोवेशन पे बेस्ड हो। फाइनेंशियल सेक्टर आप जानते हो कौन कौन आते हैं, ऊपर हमने डिस्कस किया शुरुआत में ही फाइनेंशियल सेक्टर। देखो अभी यहाँ से ना कुछ आवाज़ें आ रही हैं तो मैं थोड़ा पॉज करना पड़ेगा, दोबारा स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर को।
तो स्टार्ट करते हैं दोबारा। तो ये फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी के बारे में बात कर रहे थे हम। तो ये एक लैंडिंग मॉडल है जिसमें फिनटेक और रेगुलेटेड एंटिटी के बीच में एग्रीमेंट होता है थर्ड पार्टी के लिए। यानी कि मान लो ये ए बी पर्सन है, ये बी ए से लोन लेना चाहता है और इसमें क्या है, सी गारंटी दे, तो ए और सी के बीच में एग्रीमेंट हो जाएगा। अगर बी मान लो कुछ परसेंटेज ने मतलब लोन वापस नहीं कर पाएगा तो सी कुछ परसेंटेज का लोन सी बी के बदले सी देगा ए को। समझ गए आप? ऐसा ही है ये लैंडिंग एग्रीमेंट, एक तरह से लैंडिंग मॉडल है। तो इसमें होता क्या है कि फिनटेक क्या करती हैं कि ये प्रॉमिस करती हैं, अगर मान लो कोई पार्टनर जिसने लोन लिया है, कोई कस्टमर है, वो लोन नहीं पे कर पा रहा है, फेल हो गया है, तो उसके बिहाफ में कुछ सर्टेन परसेंटेज ये फिनटेक कंपनियां पे करेंगी। इसमें जो बैंक है या एनबीएफसी पार्टनर हैं, ये लैंड करती हैं किसको, किसी भी थर्ड पार्टी को फिनटेक के जरिए। फिनटेक कंपनी उसकी एक तरह से गारंटी लेती हैं। तो ये हेल्प करता है किस तरह से, कस्टमर बेस एक्सपेंड करने में, यानी कि कस्टमर मिलते हैं लोन के लिए भी। तो फिनटेक कंपनी क्या है, ये ऑलरेडी हम समझ चुके हैं कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड के अनुसार फिनटेक कंपनियां वो होती हैं जो टेक्नोलॉजी इनेबल्ड इनोवेशन पे बेस्ड होती हैं। वो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती हैं, जैसे जिनकी वजह से उनमें नए नए बिजनेस मॉडल आ सकें, नई एप्लीकेशन, नए प्रोसेस, नए प्रोडक्ट आ सकें फाइनेंशियल मार्केट में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। तो वो होती हैं फाइनेंशियल फिनटेक कंपनियां, यानी कि टेक्नोलॉजिकल बेस्ड फाइनेंशियल सेक्टर। नेक्स्ट टॉपिक है प्रिमनेशियम पर्वम। ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्या है बस इतना जानना आपको, एक एल्गी है ये। अभी यूरोपियन यूनियन ने इसके बारे में स्टडी की है। इसमें पाया कि रिवर ओडर है, जो रिवर ओडर पोलैंड में, यूरोप में कंट्री है, यूरोप में, यहाँ पे ये पोलैंड कंट्री है, तो यहाँ पे रिवर ओडर है, वहाँ पे देखा गया इस नदी में ये एल्गी है जिसका नाम है प्रिमनेशियम पर्वम। इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे टॉक्सिसिटी बढ़ रही है, क्योंकि ये टॉक्सिक नेचर की है, जहरीली है थोड़ी, जिसकी वजह से पानी गंदा हो रहा है। और ये किसकी वजह से हो रहा है, ये एल्गी किसकी वजह से हो रही है, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर की वजह से। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब है ह्यूमन मेड, मानव की वजह से। मानव गंदगी फैला रहे हैं, इसमें गंदगी की वजह से यहाँ पे इस पॉल्यूशन हो रहा है और इस पॉल्यूटेड रिवर में ये एल्गी बन रही है, प्रिमनेशियम पर्वम। ये है एल्गी, देख सकते हो आप, ये हरी हरी सी दिखाई दे रही है पानी पे जो जम जाती है। तो ये माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड एल्गी है और ये कई सारे वाटर बॉडीज में हो सकती है, जैसे रिवर, नदी में भी, झील, लेक में, एस्चुरी में, जॉर्ड में, कोस्टल ओशन, पॉन्ड्स में, तालाब वगैरह में। एल्कलाइन वाटर हो या ब्रैकिस वाटर, खारा पानी हो, उसमें हो सकती है ये। नेक्स्ट टॉपिक है अनुभूति इंक्लूसिव पार्क। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आप इन्वायरमेंट के टॉपिक्स में इसको यूज कर सकते हो। और मेनली इन्वायरमेंट नहीं, मेनली जो सोशल इश्यू हैं, जैसे आपके सेकंड पेपर में, जीएस पेपर सेकंड में और फर्स्ट में जो सोशल इश्यू हैं, दिव्यांग जन से रिलेटेड, फिजिकली हैंडीकैप पीपल से रिलेटेड, उसमें आप इसको यूज कर सकते हो। या एथिक्स में भी ये एग्जाम्पल यूज किया जा सकता है, जो डिसेबल्ड पीपल है उनके लिए। क्या है अनुभूति इंक्लूसिव पार्क? एक पार्क ही है, जैसे पार्क होता है, बनाया है महाराष्ट्र के नागपुर में। किसने? यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने इसकी फाउंडेशन स्टोन रखी है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट, पूरे विश्व का सबसे बड़ा और यूनिक दिव्यांग पार्क होगा, यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड जो पीपल होते हैं उनके लिए। क्या क्या फीचर होंगे? देखो, इसमें जो 21 टाइप्स की डिसेबिलिटी है, सबके लिए फैसिलिटी होगी। हमारे इंडिया में एक्ट के जरिए 21 टाइप की डिसेबिलिटी हैं, 21 टाइप की। तो उनके लिए ये टच एंड स्मेल गार्डन होगा, हाइड्रोथेरेपी यूनिट होंगी, इसमें वाटर थेरेपी होगी, इंडिपेंडेंट रूम होंगे मेंटली चैलेंज चिल्ड्रन के लिए, मदर के लिए। विजन क्या है इसका? विजन यही है कि देखो, जिस तरह से आम लोगों के लिए पार्क होते हैं, अगर मान लो कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड पीपल है तो उसके लिए ऐसा हो कि अपनी मान लो व्हील चेयर को आसानी से पार्क में लेके घुस सके, वो वहाँ पे उसके फैसिलिटी हों कुछ, जिनकी वजह से वो अपना एंटरटेनमेंट कर सके जैसे आम लोग करते हैं। तो इंक्लूसिव सोसाइटी डेवलप करने के लिए ये बनाया गया है। इंक्लूसिव का मतलब है समावेशी समाज, यानी कि जहाँ पे अंतिम तबके के पीपल का भी विकास हो, सभी लोगों का विकास हो। ऐसा नहीं सिर्फ कुछ पर्टिकुलर लोगों का ही विकास का फ़ायदा ले पा रहे हैं, वो पर्टिकुलर लोग ही विकास का फ़ायदा ले पा रहे हैं, बल्कि सभी का इक्वली विकास हो। यानी कि अगर थोड़ा भी विकास हो, जीडीपी बढ़े हमारी, तो सभी लोगों के पास उसका थोड़ा बहुत फ़ायदा जरूर पहुँचे। इंक्लूसिव सोसाइटी डेवलप करने के लिए ये बना गया है। इसकी थीम यही है
कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, दिव्यांगजन है, हैंडीकैप्ड पीपल हैं, तो उनके लिए एम्पैथी शो करें, ना कि सिंपैथी। सिंपैथी और एम्पैथी का मतलब क्या होता है? देखो, सिंपैथी मतलब हिंदी में इन्हें बोलते हैं सहानुभूति, सहानुभूति, हमदर्दी। सिंपैथी मतलब हमदर्दी, एम्पैथी मतलब सहानुभूति। क्या मतलब है इनका? देखो, सिंपैथी का मतलब ये है जब आप किसी के दर्द को सुन रहे हो, समझ रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, लेकिन अपने हिसाब से। आपके मान लो किसी ने, आपने मान लो आप यूपीएससी की तैयारी करते हो, कोई पर्सन मान लो किसी और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, मान लो एसएससी की। अब आप मान लो यूपीएससी में फेल हो जाते हो, मान लो फेल हो जाते हो, भगवान ना करे आप फेल हो, पास हो, आप आईएएस बनो। तो मान लो कोई ए बंदा, आप नहीं है, ए बंदा है, फेल हो जाता है यूपीएससी में, और ये बी बंदा है, ये एसएससी के एग्जाम में फेल हो जाता है। ये ए बंदा पहले फेल हो चुका था, लेकिन ये बी बाद में फेल हुआ है, लेकिन एसएससी के एग्जाम में। अब ये फेलियर का दुख तो जानता है ए वाला बंदा, लेकिन यूपीएससी में फेल होने का दुख जानता है। एसएससी का फेल होने का दुख क्या है ये नहीं जानता। तो ये समझ सकता है, लेकिन अपने तरीके से। ए क्या है, बी के दर्द को समझ सकता है, जब बी फेल होगा तो ए समझ सकता है। तो ये हो गया सिंपैथी, यानी कि इसके दर्द को तो समझ रहा है लेकिन अपने तरीके से। और एम्पैथी क्या हो गया? एम्पैथी हो गया ए और बी बंदा है, ये दोनों यूपीएससी के पेपर में फेल हुए हैं, तो अब देखो ये एक दूसरे के दुख को समझ सकते हैं सेमली, क्योंकि दोनों यूपीएससी के पेपर में फेल हुए हैं। अब ये अपने तरीके से नहीं, बल्कि उसके तरीके से भी दुख को समझ सकते हैं, कि फील कर सकते हैं उसको क्या दुख हो रहा होगा, यूपीएससी के एग्जाम में फेल होने का दुख क्या होता है। यानी कि जब कोई किसी के दर्द को उसके हिसाब से, उसके पोजीशन पे रख के समझ सके, तो वो है एम्पैथी। और सिंपैथी जब अपने हिसाब से समझ रहा है उसके दर्द को, उसके फीलिंग को, तो ये हो गया सिंपैथी। तो एम्पैथी प्रोवाइड करने के लिए ये इंक्लूसिव पार्क बनाया गया है। बहुत ज़्यादा ये कचरा हो गया, मैं इसे मिटा लेता हूँ। तो ये सिंपैथी एम्पैथी देखो आपके जीएस पेपर 4 एथिक्स के पेपर में भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं। ये एक सिविल सर्वेंट की क्वालिटी होती हैं जो उसमें होनी चाहिए, तो बहुत बार, लगभग हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है आपके जीएस पेपर 4 में कि 5 क्वालिटी बताओ जो सिविल सर्वेंट में होनी चाहिए। तो आप 5 क्वालिटी में से इनमें से लिख सकते हो सिंपैथी एम्पैथी के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है तेलंगाना गवर्नमेंट्स ग्रीन इनिशिएटिव। ये क्या है? ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और ग्रीन इनिशिएटिव है यानी कि इन्वायरमेंट का टॉपिक है, जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसमें आप ये एथिक्स या एसए के पेपर में भी एग्जाम्पल देख सकते हो, इसका केस स्टडी एक तरह से। तेलंगाना का एक प्रोग्राम है तेलंगाना कू हरित हरम, ये तेलंगाना में, वहाँ की तेलुगु भाषा में है। द ग्रीन गार्लैंड ऑफ तेलंगाना इसका मतलब है। क्या है ये? तेलंगाना ने 2022 में देखो 9.65 लाख एकड़ की ज़मीन पे प्लांट लगाए हैं, पौधे लगाए हैं। लगभग 13 लाख हेक्टेयर के फॉरेस्ट अब तक रेजुविनेट कर चुका है तेलंगाना। 109 अर्बन फॉरेस्ट डेवलप कर चुका है। अर्बन फॉरेस्ट का मतलब शहरी क्षेत्र में पेड़ पौधे लगा चुका है। तो इसकी वजह से तेलंगाना का ये जो प्रोग्राम है तेलंगाना कू हरित हरम या द ग्रीन गार्लैंड ऑफ तेलंगाना, ये फेमस हुआ है। इसको अवार्ड भी मिला तेलंगाना में। देखो हैदराबाद सिटी है, उसने अर्बोर डे फाउंडेशन का अवार्ड जीता है, ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड। हैदराबाद सिटी को मिला है ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का अवार्ड, यानी कि अर्बोर डे फाउंडेशन ने दिया है। और अर्बोर डे फाउंडेशन क्या है? ये देखो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका काम यही है प्लांट लगाना। ये 1972 में बनाई गई थी, अमेरिका से, ये अमेरिका के एक आदमी ने बनाई थी, नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये अवार्ड देती है, कोई सिटी है, शहर है, कोई अच्छा काम करता है पेड़ों को डेवलप करने में, पेड़ों को लगाने में, फॉरेस्ट डेवलप करने में, तो उसको अवार्ड दिया जाता है। ये हैदराबाद ने एक और अवार्ड जीता है, ये इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर, इसने अवार्ड दिया वर्ल्ड ग्रीन सिटी का, हैदराबाद ने। तो ये जो एसोसिएशन है ये भी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, 1948 से काम कर रही है। ये हैदराबाद सिटी है, ये कंट्री का लार्जेस्ट मियावाकी फॉरेस्ट के लिए भी होस्ट बना हुआ है। मियावाकी फॉरेस्ट क्या है? इसके बारे में यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुकी है, मियावाकी मेथड या मियावाकी फॉरेस्ट मेथड। देखो एक जापान के आदमी थे अकीरा मियावाकी, ये एक बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट का मतलब ये प्लांट ट्री पे जो करते रहते हैं सर्वे वगैरह, स्टडी वगैरह, अध्ययन, ऐसे वैज्ञानिकों को बोलते हैं बॉटनिस्ट। तो अकीरा मियावाकी के नाम पे ये है मियावाकी फॉरेस्ट मेथड, क्योंकि इन्होंने डेवलप किया था।
किया था ये। इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि शहरी क्षेत्र में पेड़ पौधे लगाएं, कुछ कुछ कम स्क्वायर एरिया में ज़्यादा पेड़ लगाएं, पर स्क्वायर एरिया में 2-3 पेड़ लगाएं, यानी कि फॉरेस्ट एरिया डेवलप करें अर्बन एरियाज में, शहरी क्षेत्र में। यही है मियावाकी फॉरेस्ट मेथड। तो इसमें भी हैदराबाद होस्ट करता है हमारे कंट्री में, मियावाकी मेथड में। लेकिन इसमें कुछ इश्यू भी हैं, जो तेलंगाना का जो ये ग्रीन इनिशिएटिव है, इसमें कुछ इशू भी हैं, प्रॉब्लम भी है। क्या है? कुछ इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, इन्वायरमेंटल एडवोकेट्स जो करते हैं इन्वायरमेंट को, पर्यावरणवादी, उन्होंने कहा है देखो हैदराबाद में जो ये हैदराबाद ई प्रिक्स हुआ था। ई प्रिक्स क्या है? हैदराबाद ई प्रिक्स, देखो आपने फार्मूला 1 रेस के बारे में पढ़ा होगा, देखा होगा न्यूज़पेपर में कभी, जो गाड़ियों की रेस होती है, कार की रेस होती है, फार्मूला 1 रेस जो बहुत फेमस है। उसी तरह से हैदराबाद में इस साल 2023 में 11 फरवरी को ये कराई गई थी हैदराबाद ई प्रिक्स। पूरे वर्ल्ड में पहली बार हुई है ई प्रिक्स। ई प्रिक्स का मतलब ये है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कार थी, 1 सीटर कार, इलेक्ट्रॉनिक कार जिनकी रेस हुई थी। तो ये हैदराबाद में पहली बार हुई थी, इंडिया में मतलब पहली बार, वर्ल्ड में पहली बार ई प्रिक्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कारों की रेस। तो यहाँ पे एनवायरमेंटलिस्ट ने ये प्रॉब्लम जताई है कि हैदराबाद ई प्रिक्स की वजह से देखो यहाँ पे डेवलपमेंट करना पड़ा, जिसकी वजह से बहुत सारा पेड़ काटने पड़े थे यहाँ पे। नेक्स्ट इशू ये रेज किया कि यहाँ पे देखो जो इंडिजिनस पीपल हैं, जो वहाँ के मूल निवासी हैं, ट्राइबल पीपल हैं, आदिवासी लोग हैं, वो भी फॉरेस्ट लैंड का इंक्रोचमेंट कर रहे हैं। इंक्रोचमेंट का मतलब अनाधिकरण तरीके से किसी एरिया को घेर लेना, तो वो भी इंक्रोचमेंट कर रहे हैं फॉरेस्ट लैंड का इंडिजिनस पीपल। तो ये कुछ इशू रेज करते हैं एनवायरमेंटलिस्ट। देखो प्रो एंड कॉन्स सभी मेथड के होते हैं, तो आप ये यूज कर सकते हो किसी एग्जाम्पल में जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे। प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंदर आता है डिपार्टमेंट। ये हर साल सेलिब्रेट करता है 20 फरवरी को, पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन हमारे इंडिया की तरफ से ये हर साल 20 फरवरी को वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे इंडिया में सेलिब्रेट करता है। सोशल जस्टिस का क्या मतलब है? मेनली हमें ये जानना है इसमें, सोशल जस्टिस क्या है? सामाजिक न्याय। सोशल जस्टिस का मतलब ये है कि हर एक डिजर्व करे ऐसी सोसाइटी जहाँ पे हर एक लोगों के लिए समान आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक अधिकार हों, यानी कि सभी के लिए इक्वल सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल राइट भी हों और अपॉर्चुनिटी भी हो, यानी कि अधिकार भी हो और मौके भी हों। तो ये हो गया सोशल जस्टिस, यानी कि जो सोशल वर्कर हैं सभी के लिए, हर एक लोगों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी और एक्सेसिबिलिटी अवेलेबल कराएं। यानी कि ऐसा ना हो, देखो भाई साहब हमारे संविधान में राइट तो दे दिया, अधिकार दे दिया कि राइट टू एजुकेशन का अधिकार है, एलिमेंट्री एजुकेशन का, यानी कि जो 14 साल तक के बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, ये अधिकार दे दिया। लेकिन अपॉर्चुनिटी ना हो, मौके, यानी कि स्कूल ही ना हो तो बच्चे पढ़ेंगे कहाँ से? तो यानी कि अपॉर्चुनिटी भी देना और राइट भी देना, तो ये हो गया सोशल जस्टिस। एक आता है सोशल डेमोक्रेसी। सोशल डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? देखो ये भी बेस्ड है सोशल जस्टिस पे ही, यानी कि सोशल डेमोक्रेसी सामाजिक लोकतंत्र, ऐसा लोकतंत्र है कि जिसमें एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी है और वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी इगैलिटेरियनिज्म को प्रमोट करती है, यानी कि ऐसी विचारधारा जो कैपिटलिस्ट सिस्टम में है। कैपिटलिस्ट सिस्टम का तो मतलब जानते हो आप? देखो सोशलिज्म और कैपिटलिस्ट का मतलब, कैपिटलिज्म क्या मतलब है? यानी कि सोशलिज्म का मतलब ऐसा हो गया जहाँ पे जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो गवर्नमेंट के हाथ में हो। जैसे आप सोशलिज्म का एग्जांपल ना लेते हो, पहले कम्युनिज्म को समझो। कम्युनिज्म, साम्यवाद। कम्युनिज्म का बेस्ट एग्जांपल है रसिया, यानी कि जहाँ पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के हाथों में हो, यानी कि आपका घर भी आपका घर नहीं है, वो सिर्फ गवर्नमेंट का है, आप सिर्फ किराया भर रहे हो, गवर्नमेंट जब चाहे ले सकती है। तो ये है क्या? कम्युनिज्म, साम्यवाद। वहीं दूसरी तरफ है कैपिटलिज्म, यानी कि पूंजीवादी सिस्टम, जहाँ पे सारी प्रॉपर्टी जो है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और प्रॉपर्टी, मोस्टली प्रॉपर्टी और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के साधन, कंपनी सब प्राइवेट हाथों में है। गवर्नमेंट सिर्फ रेगुलेट करती है, फैसिलिटेट करती है। जैसे बेस्ट एग्जांपल है यूएस, अमेरिका। फिर आता है एक सोशलिज्म, यानी कि बीच का मेथड है सोशलिज्म। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म बोल सकते हो, सोशलिज्म। इसमें दोनों हैं,
यानी कि कुछ प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के हाथ में है, कुछ प्राइवेट हाथों में है। कुछ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि कंपनियां गवर्नमेंट के हाथों में, कुछ प्राइवेट हाथों में। जैसे बेस्ट एग्जांपल हमारा इंडिया है, ये बीच का, जिसे मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम भी बोलते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम बोल सकते हो आप, जो सोशलिज्म पे बेस्ड है मेनली। तो सोशल डेमोक्रेसी क्या हो गई फिर, ये याद रखना भाई सब। देखो प्रीलिम्स में सिर्फ इतना पूछा जा सकता है आपको, सोशल डेमोक्रेसी है क्या, तो आप कहोगे कैपिटल सिस्टम में इगैलिटेरियनिज्म को प्रमोट करना। और इगैलिटेरियनिज्म का मतलब क्या है, समतावाद, यानी कि ऐसा वर्ल्ड जहाँ पे सभी समान हो, सारे देश समान हो, सारे देशों के लोग समान हो। तो ये है इगैलिटेरियनिज्म, यानी कि जहाँ पे किसी रेस के आधार पे भेदभाव ना हो कि ये अफ्रीकन है, ये इंडियन है, ये यूरोपियन है, ये अमेरिकन है, ऐसा कोई भेदभाव ना हो। पूरी वर्ल्ड क्या है, एक फैमिली की तरह हो। जैसा हमारा इंडिया का बेस्ट एग्जाम्पल है, बेस्ट स्लोगन है वासुदेव कुटुंबकम। तो ये क्या है, इगैलिटेरियनिज्म को ही प्रमोट करता है। तो ये हो गया इगैलिटेरियनिज्म। तो ये सोशल डेमोक्रेसी आप समझ गए। तो और क्या आता है सोशल डेमोक्रेसी में, इसमें देखो यूनिवर्सल प्रोविजन को प्रमोट किया जाता है। यूनिवर्सल का मतलब सभी के लिए समान अधिकार हो, समान अपॉर्चुनिटी हो। जैसे हेल्थ सिस्टम में सभी के लिए हॉस्पिटल हो भाई साहब, ऐसा नहीं हो सिर्फ अमीर लोग ही अवेलेबल करा पाएँ अपने लिए, यानी कि उनके पास पैसा है तो हॉस्पिटल में फैसिलिटी ले लेंगे, जिनके पास पैसा नहीं है गरीब वो नहीं ले पाएंगे। तो ये यूनिवर्सल नहीं हुआ, यानी कि जिनके पास पैसा नहीं है उनके लिए गवर्नमेंट सहायता करे। तो हेल्थ में भी, एजुकेशन में भी, राइट्स में भी यूनिवर्सल प्रोविज़न हो। नेक्स्ट इसमें ये आता है कि रिवॉल्यूशन के आधार पर नहीं बल्कि इवोल्यूशन के आधार पर चेंज हो सोसाइटी में। ये मार्क्सिस्ट है एक तरह से, यानी कि मार्क जो थे कार्ल मार्क्स, उनकी फिलॉसफी के आधार पर है ये। रिवॉल्यूशन का मतलब हो गया क्रांति करके कुछ चेंज ना हो, चेंज हो तो इवोल्यूशन, सोसाइटी टाइम पे चेंज होती जाए समय के अनुसार। नेक्स्ट सोशल डेमोक्रेसी में ये आता है एलिमेंट कि इक्वलिटी सोसाइटी के अंदर क्रिएट करो ज़्यादा से ज़्यादा। इसका बेस्ट एग्जांपल है नॉर्डिक कंट्री। नॉर्डिक कंट्री में सोशल डेमोक्रेसी है। नॉर्डिक कंट्री में आते हैं आपके ये कंट्रियाँ आप यहाँ देख सकते हो, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और ये आपका आइसलैंड, ये आते हैं नॉर्डिक कंट्री में 5 कंट्री। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है सोशल डेमोक्रेसी का आपका क्या, ये नॉर्डिक कंट्री। थोड़ा ये पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। ये वैसे आपको ने पढ़ा ही होगा, लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ है, ये आइडियोलॉजी पे बेस्ड होता है गवर्नमेंट। जैसे फार लेफ्ट में वो आती हैं जिसने टोटलिस्ट, सिंडिकेटलिस्ट, रेडिकल सोशलिस्ट भी बोलते हैं। इसमें सोशल डेमोक्रेट भी आ सकते हैं। फार लेफ्ट का बेस्ट एग्जांपल है हमारे इंडिया में सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो लेफ्ट आइडियोलॉजी पे बेस्ड है। ये चाहते हैं कि सारी जो पावर है वर्कर के पास हो, जो वंचित तबके के लोग हैं उनके पास पावर आए, यानी कि उनका भी समान विकास हो सके। तो सीपीआई उस पर बेस्ड है। नेक्स्ट आता है डेमोक्रेटिक में ये सिस्टम आते हैं सोशल लिबरल, सोशल कंजर्वेटिव, मार्केट लिबरल, इसमें ऑटोक्रेटिक, ये अथॉरिटेटिव डेमोक्रेट, सोशल डेमोक्रेट भी आते हैं। तो ये एलिमेंट आते हैं, मतलब मेनली इसमें आता है आपका जो मिक्स्ड पाथ अपनाता हो, जिसमें राइट और लेफ्ट दोनों के एलिमेंट भी हो, और जो एक तरह से मिडल पाथ अडॉप्ट करता है, सबका फ़ायदा सोचता है। राइट क्या है, फार राइट हो गया आपका नेशनल पॉपुलिस्ट पैटर्नल ऑटोक्रेटिज्म में आते हैं, यानी कि ऐसा ये चाहते हैं जिसमें थोड़ा कंजर्वेटिज्म आता है, यानी कि कंजर्वेटिव सोसाइटी मेनली आती है। जो पहले से प्रथा चली आ रही है उन्हीं को चलाना चाहते हैं और उन्हीं को बने रहना चाहते हैं, क्योंकि वही बनी रहें, उन्हें संजो के रखना चाहते हैं, चाहे उनमें बुराई क्यों ना हो। थोड़ा फार राइट में ये आ जाते हैं। तो ये आइडियोलॉजी आपने पढ़ी होंगी लक्ष्मीकांत में, वहाँ पे आप डिटेल में पढ़ सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है यूएनसी सॉक डी। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके जीएस पेपर 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये यूनाइटेड नेशन का एक कमीशन है, फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट। इसने अभी देखो इसलिए न्यूज़ में आया क्योंकि इसने इंडिया की एक ये हैं रुचिरा कंबोज, इनको इस कमीशन का चेयरमैन बनाया है 62nd सेशन में। तो ये परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशन के लिए, रुचिरा कंबोज इंडिया की हैं ये, और चेयर करेंगी, यानी कि इसके चेयरमैन रहेंगी ये यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट की। तो ये कमीशन क्या है और कब बनाया गया था, ये देखो 1946 में एस्टेब्लिश किया था, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। और ये देखो जो एक ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, यूनाइटेड नेशन के 6 ऑर्गन है, आपको पता ही होगा, 6 अंग हैं। एक है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, एक है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल,
एक है आपका यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट, एक है यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल, एक है आपका यूनाइटेड नेशन सोशल इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसे इकोसॉक बोलते हैं शॉर्टकट में, इकोसॉक इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, और एक है आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। जो ये पहले 5 इन सबका हेडक्वार्टर तो न्यूयॉर्क में, अमेरिका में जो न्यूयॉर्क सिटी है, और इस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर है नीदरलैंड की हेग सिटी में, हेग सिटी, जिसे पीस सिटी के नाम से भी जानते हैं। तो ये इकोसॉक है जो एक ऑर्गन यूनाइटेड नेशन का, और यूनाइटेड नेशन के बारे में तो आप जानते होंगे, बहुत बार डिस्कस किया ऑलरेडी, बहुत सारे आपने पढ़े होंगे इसके बारे में। तो जो इकोसॉक ऑर्गन है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल यूनाइटेड नेशन की, इसी के अंदर ये 9 फंक्शनल कमीशन है, उनमें से एक है यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट, और ये एडवाइस करता है इकोसॉक को ही, जो सोशल डेवलपमेंट कमीशन है इकोसॉक को एडवाइस देता, सलाह देता है सोशल पॉलिसीज़ पे ही, और ये इम्प्लीमेंट करता है कोपनहेगन डिक्लेरेशन को और प्रोग्राम ऑफ एक्शन है 1995 को, उसको करता है जो सोशल इश्यूज़ पे है, सोशल डेवलपमेंट पे बेस्ड है ये डिक्लेरेशन। एक वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट हुआ था ये कोपनहेगन में, कोपनहेगन एक सिटी है, यहाँ पर हुआ था। तो यहाँ पे एक कंसेंसस हुआ था, यानी कि सहमति हुई थी कि जो भी विकास हो वो पीपल को सेंटर में रखे हो, यानी कि लोगों को सेंटर में रखे, कि लोगों के लिए विकास हो, ऐसा ना हो कि लोगों को कोई फ़ायदा ही ना हो। तो ये जो कोपनहेगन डिक्लेरेशन हुई थी, तो यही है कि डेवलपमेंट पीपल को सेंटर में रख के हो, ये ज़रूरत हो, तो इसी पे कंसेंसस हुई थी, इसी में सोशल डेवलपमेंट पे फोकस किया गया था। इकोसॉक क्या है इसको हम ऑलरेडी जान चुके हैं, 1945 में ये बनाई गई थी, इसके अभी 54 मेंबर हैं। इकोनॉमिक और सोशल फील्ड में ये काम करती है, ये ऑर्गेनाइजेशन है जो, मतलब ये कमीशन है जो, इस कमीशन बोल सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हो यूनाइटेड नेशन का। यही थे आज के टॉपिक।